हाँ वो तो देखो, वो तो हम सबको पता है। सुबह सुबह स्कूल चले जाते थे, ढेर सारी रोटियां पराठे बनाने पड़ते, कमर दर्द करने लग जाती थी। जब तक लड़का नहीं होता तब तक लड़कियों के लिए ट्राई किया जाता है, लड़के ही सब कुछ करेंगे। मैं डॉक्टर श्वेता सिंह आप सबका स्वागत करती हूं हमारे इस पॉडकास्ट हु इज शी, एन एक्साइटिंग जर्नी ऑफ नोइंग द रियल शी। अगर इतिहास में महिलाओं के सशक्तिकरण पर बात की जाएगी तो सबसे पहले उन महिलाओं को याद किया जाएगा जिन्होंने इस पुरुष प्रधान समाज में ऐसे फील्ड में अपने पैर जमाए जहां समाज सिर्फ पुरुषों को ही देखता है। ऐसी महिलाएं जो समानता के अधिकार के लिए लड़ती रहीं, जिन्होंने समाज के सोच को किनारे रखकर खुद की एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट की और खुद की ही नहीं बल्कि समाज की हर महिला के लिए एक मार्गदर्शक भी बने। जैसा आप सब जानते हैं, एक पर्वतारोही, एक माउंटेनियर की लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट होती है, बहुत ही परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बट सोचिए, अगर वो पर्वतारोही एक महिला है तो जर्नी और भी टफ हो जाती है। आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी महिला मौजूद हैं जिन्होंने अपनी कहानी से कई महिलाओं को ना सिर्फ प्रेरित किया है बल्कि पूरे समाज में एक अलग उदाहरण स्थापित किया है कि अगर महिला अपने मन में ठान ले तो वो कठिन से कठिन रास्ते को भी आसान बना सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की पहली महिला माउंटेनियर मेघा परमार की। परमार मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भोजनगर गांव से बिलोंग करती हैं। मेघा एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। शुरुआती दौर में मेघा के पास कोई निर्धारित योजना या लक्ष्य नहीं था, पर जिस दिन मेघा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले अपने ही प्रदेश के 2 लड़कों के बारे में पढ़ा, उस दिन मेघा ने यह दृढ़ निश्चय किया कि वो भी ऐसा कुछ करके दिखाएंगी। साथ ही मेघा यह जानकर ज्यादा उत्साहित हो गई कि उनके राज्य की किसी भी महिला ने अभी ये उपलब्धि हासिल नहीं की है। इसी सोच के साथ मेघा ने माउंट एवरेस्ट के शिखर पर भारतीय ध्वज फहराने का सोचा और साथ ही ये कर दिखाया, जिसके बाद ना ही उनके परिवार बल्कि पूरे देश को उन पर गर्व हुआ। तो आइए बात करते हैं मेघा से और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। पहले बात धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप आए हमारे शो में। थैंक यू सो मच। और जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, एक महिला माउंटेनियर होने के नाते शुरुआती दौर में आपको क्या अनुभव हुआ? आपने ऐसा क्या फील हुआ, आपको क्या अनुभव हुआ कि आपको बनना है और फिर क्या क्या चैलेंजेस आए आपको? तो प्रॉपर मैं गांव है भोजनगर, वहाँ से हूँ। पापा खेती बाड़ी करते हैं और मेरी जॉइंट फैमिली थी। 6 बुआएं हैं, मंझले पापा के 6 बच्चे हैं, बड़े पापा के 5 है। और मेरा जब जन्म हुआ था तो हमारे घर में ढेर सारी बच्चियां होने के बाद लड़के होते हैं, तो वही था। बचपन में होता था कि चुपड़ी रोटी भाई लोगों को देते थे, कोरी रोटी हमको देते थे, तो वहाँ फील होता था बहुत। तो हमेशा मैं प्रश्न उठाती थी कि हमारे भी चुपड़ी रोटी चाहिए, हमारे कोरी रोटी नहीं खानी। आज भी मुझे दूध, घी, मक्खन से बहुत प्रेम है। तो वहाँ से जवाब आता था तमें खिला के कहीं करेंगे, थोड़ा उनके खिलाएंगे तो वो थोड़ा साल में बड़ा हो जाएगा, काम धाम करेगा। तो एक अकेले मेरे पिताजी थे जो मेरे को हमेशा मतलब कभी कभी गाय का कच्चे दूध में दूध रोटी खिला देते थे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है दूध, घी, मक्खन। फिर मैं और बड़ी हुई तो मैं अपने मामा साहब के घर पे रही। जब आप दूसरों के घर पे रहते तो एक टमाटर फ्रिज में से निकालने से पहले भी सोचना पड़ता है आप लें या नहीं लें। फिर वापस आई तब मैं 18 वर्ष की हो चुकी थी, 12वीं कक्षा के बाद। तो मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ, हमारे यहाँ बचपन में इंगेजमेंट कर दी जाती है नारियल इधर उधर देकर। तो मेरा 12th हो गया था, मेरी भी शादी होने वाली थी। हमारे यहाँ सारी बहनों की एक साथ शादी करते हैं क्योंकि उससे खाने का खर्चा बच जाता। तो मेरी लाइफ का प्लेटफॉर्म या टर्निंग पॉइंट ये आया था कि मेरे भाई पढ़ने के लिए शहर गए थे, तो उनको ना भाइयों के हाथ का खाना पसंद नहीं आ रहा था। तो बड़े पापा ने डिसाइड किया कि मेघा को शहर भेजते हैं तो बच्चों का खाना भी बन जाएगा, खानदान की पहली लड़की ग्रेजुएशन कर लेगी। तो मेरा एडमिशन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में करवाया गया था और वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट और प्लेटफॉर्म था।
हम जिस मकान में रहते थे वो 2 मंजिला इमारत थी, नीचे हैंडपंप था और मुझे हैंडपंप से पानी लेकर ऊपर जाना पड़ता था। मुझे सुबह-सुबह 15-15, 14-14 कुप्पे पानी भर के ऊपर लेके जाना पड़ता था। मैं सोचती थी कि तुम्हारे क्यों करना पड़े ये सब? भाई तो सब सुबह-सुबह स्कूल चले जाते थे, ढेर सारी रोटियाँ, पराठे बनाने पड़ते थे, कमर दर्द करने लग जाती थी। पर मुझे ऐसा लगता है आज मैं इतने वर्षों बाद पलट के देखती हूँ तो भगवान जो भी करता है किसी वजह से करता है। शायद मैं इतने ऊपर से पानी नहीं भरती तो क्या मेरे पैर इतने मजबूत होते कि वो माउंट एवरेस्ट चढ़ पाते? नहीं ना। तो वर्कआउट हो रहा था जाने-अनजाने ही मेरा। ये परेशानी मेरे लिए काफ़ी बड़ी थी और फिर मैं कॉलेज जब जाती थी तो वहाँ मैं दुर्ग गाँव से आई थी। तो हमारे लिए तो भाषा भी 2 तरह की हो गई थी वहाँ पे कि हमारे गाँव के स्कूल में तुम कहीं कर या कहीं कर ऐसे बोलते हैं, वहाँ तो आप क्या कर रहे हो? हाउ आर यू वाली चीज़ थी। तो मैं पीछे-पीछे खड़ी हो जाती थी एकदम चुपचाप। हमारे कॉलेज का एक रूल था कि हर लड़की को एक दिन सुविचार बोलने पड़ते हैं। तो मैंने कैलेंडर के ऊपर जो लाइन होती है उसमें से एक लाइन पढ़ी थी पहली दफ़ा कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई जीता है पर कुछ ऐसा करो कि मिसाल बन जाए। इस लाइन ने मेरे को बहुत बदल दिया। मैंने बहुत रात भर उसको रटी थी, उसका एक-एक शब्द मेरे ज़हन में आ गया था। हर्डल्स बाद में ये रहे कि माउंट एवरेस्ट के लिए मेरा जब मैंने पहली बार अखबार में पढ़ा कि मध्य प्रदेश के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट समिट किया, तो माउंटेनियरिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था मेरे लिए क्योंकि माउंटेनियरिंग की एबीसीडी भी नहीं पता थी। पापा को मैंने मनाने के लिए मेरे को बहुत बड़ा हर्डल्स आया कि मैं पापा को इतनी बोली थी कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊँगा तुम्हारी सरकारी नौकरी मिल जाएगी, पापा तुम्हारे जाने दो बस, 1 साल दे दो तुम्हारे, बस 1 साल रोक लो। और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यदि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई आपके साथ हो या नहीं। ये सबसे बड़ा चैलेंज आया था परिवार क्योंकि लोग उनको बोलते थे तमाइश करी तो 2-2 महीना बाहरे रहे, टेंशन में रहे, कहीं करे, कहीं नहीं करे, पहाड़ चढ़ने से कहीं होए। बहुत सारी बातें। फिर माउंटेनियरिंग के कोर्स थे, 7 में से 5 इंस्टीट्यूट और वहाँ बहुत टफ ट्रेनिंग होती है, सेम कमांडो ट्रेनिंग की तरह। मैं तो बिल्कुल आलू की तरह थी, कुछ भी कभी दौड़ा तक नहीं था मैंने तो। और वहाँ 25 किलो का बैग लेके वहाँ पता चलता है कि हमारे लिए बर्फ़ क्या है, फ्रिज में रखी हुई आइस थी, वहाँ ब्लू आइस अलग होती है, ब्लैक आइस होती है अलग होती है, तो चलने के तरीके बहुत अलग-अलग होते हैं। सर्वाइवल सिखाते हैं, 2 मैगी के पैकेट में 3-3 दिन तक छोड़ देते हैं, जंगलों में सर्वाइव करो। एडवांस कोर्स में इग्लू में बना के रहना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। एक लड़की होने के नाते मेरे को समाज की बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा था, माउंटेनियरिंग में भी बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा था। कहीं न कहीं हम शारीरिक रूप से इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। हम लोगों को जैसे हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमारे हार्मोन्स बहुत सारे चेंज होते हैं। यहाँ यदि मैं मंथ में 5 दिन के लिए रहूँगी तो वहाँ हो सकता है 3 या 4 बार मेरे को पीरियड्स आ सकते हैं। बहुत वीकनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा रैशेस हो जाते हैं, चलने में बहुत दर्द होता है। तो ये चैलेंजेस अलग होते हैं जिनको आप शेयर भी नहीं कर सकते किसी से। और फिर माउंट एवरेस्ट तक पहुँचने के तो बहुत ही सारे हर्डल्स थे लाइफ में। मेघा, आपने ना बहुत ही ईज़िली बता दी अपनी जर्नी, जो कि बहुत टफ़ है बिकॉज़ स्टार्टिंग से जो आपने बोला वो मुझे जहाँ तक लगता है 70% जो महिलाएं हम जैसी हैं, जो एक छोटे शहर और मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हैं, हम ये सेम, मेरी कहानी भी सेम है। हमारे परिवार में जब तक लड़का नहीं होता तब तक लड़कियों के लिए ट्राई किया जाता है, लड़के ही सब कुछ करेंगे। जब मैं बहुत महिलाओं से बात करती हूँ जो आप जैसे आगे बढ़े हैं, 70% हमारी कहानी ना बचपन की सेम होती है, बट एक जो किक होता है आपकी लाइफ में जो था और जो हर किसी की लाइफ में होता है, वही एक ऐसा डिफरेंस होता है जो कि हमारी कहानी को बदल देता है। आज आपकी ये बात सुनकर, स्पेशली घर से लेके परिवार को मोटिवेट करना, पेरेंट्स को मोटिवेट करना, और आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि अगर आपका परिवार, आपके पेरेंट्स आपके साथ है ना, तो समाज तो वही है, उसके आगे आपको सुनना नहीं है किसी की। सो मेन कन्विंस आपको अपने पेरेंट्स को करना है, जो आपने किया। और लिटरली गूज बम्प आ गए थे मुझे जब मैंने आपको सुना कि आपने किस तरह से डिफ़िकल्टीज झेली वाइल चढ़ते हुए माउंट एवरेस्ट पे, और आप इतने छोटे उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना, इट्स लाइक कमेंडेबल। लेकिन मेघा, जब हम बात करते हैं ना, तो हर किसी की लाइफ में एक मेंटोर होता है, एक गुरु होता है, चाहे वो उसके माँ बाप हों, चाहे बहन भाई हो, चाहे कोई लाइफ में ऐसा गुरु मिला हो
तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन मेंटोर है, ऐसा कौन गुरु है जिसको आप मानती हैं कि इन्होंने आपको बहुत अच्छे से आपकी दर्शन किया या आपको प्रेरित किया, उत्साहित किया आपके अपने सपनों को पूरा करने में? सफलता कभी एक अकेले इंसान की तो होती ही नहीं है। मैं बहुत लोगों का हाथ होता है, मैं तो ये मानती हूँ। बहुत सारे लोगों की दुआएं होती है और बहुत सारे लोगों का छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूट होता है, कुछ लोगों का बड़ा होता है। तो मम्मी पापा का भी था। पापा ने गाँव से निकलते समय बस एक ही बात बोली थी कि बेटा तू जो भी कर दे बस क्या सोच के कर दे, तू अच्छो करेगी तो भी हमारा नाम होगा, तू बुरा करेगी तो भी हमारा नाम होगा। ये सबसे बड़े जो मेंटर रहे वो मेरे जलद चतुर्वेदी सर, मेरे कोच साहब रहे हैं, एस प्रसाद साहब, SR मोहंती सर, सतीश पांडे भैया, मेरा छोटा भाई जो मेरा सबसे बड़ा आलोचक है, वो सब लोग मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मेंटर रहे। माउंट एवरेस्ट की पहली बार 2018 में सक्सेसफुल नहीं हुआ था, मेरा 700 मीटर रह गया था। बाद में मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, मैं 9 महीने बेड रेस्ट पे थी, फिर रिकवरी होकर फाइनली 2019 में सबमिट हुआ था। और पहाड़ों के चैलेंजेस तो और डिफरेंट हो जाते, पर ये वो टाइम था जब ये सब लोग मेरे साथ खड़े थे, मेरे पीछे खड़े थे। राइट। और अगर आपकी मैं देखूं कि कौन कौन लोग आपके साथ थे, तो मैं ये कह सकती हूँ कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमेन देयर इज़ फोर्स ऑफ मेन, राइट, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, राइट। और ये हर उस महिला के लिए है जो हमें और मेघा को इस वक्त एक्चुअली सुन रही हैं कि हमेशा हेल्प मांगने से ना घबराएं और ना कहना सीखें, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज वो ऐसी चीज़ है कि हेल्प मांगोगे तो कोई एक बार ही मना कर सकता है। थैंक यू मेघा ये बताने के लिए। ये बहुत ही बड़ी बात है, बिकॉज महिला होके और एक उस एज में जो लड़कियां होती हैं वो सोचती हैं पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, अपने पेरेंट्स तक से बात नहीं कर पाती, अपने भाई बहनों से बात नहीं कर पाती। सो आपने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है कि बात करो, क्योंकि बात करोगे तभी सल्यूशन आएगा। मेघा, जब आपने माउंट एवरेस्ट पे अपना सपना पूरा किया, देश का तिरंगा लहराया, उसके पहले आपके प्रति आपके समाज की सोच क्या थी और उसके बाद आपको कोई चेंज फील हुआ क्या? पहले तो खुद में ही बदलाव आ गया। माउंट एवरेस्ट का 2 महीने का एक्सपीडिशन होता है, उसमें 4 कैंप होते हैं। हम रात रात भर क्लाइंबिंग करते हैं, बर्फ होते हैं वो पिघलाते हैं, वो पानी पीते हैं, उसके बाद डेड बॉडी को क्रॉस करते हैं 18 घंटे का समिट, उसके बाद हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड तक पहुँचते हैं। उससे पहले मैं बहुत झूठी, अति महत्वाकांक्षी, बहुत सेल्फिश लगती थी। तो माउंट एवरेस्ट ने मुझे बहुत बदल दिया। एक ही चीज़ समझ में आई कि इस दुनिया में केवल एक ही चीज़ की जरूरत है, प्रेम की, बस प्रेम की। प्रकृति से प्रेम की, लोगों से प्रेम की। बहुत बदल दिया मैं। अब मेरा एक ही चेहरा है, यदि किसी के सामने होता है तो झूठे चेहरे बंद हो गए, झूठ बोलना बिल्कुल बंद हो गया। अब दूसरा की बात की जाए, बहुत सारी बच्चियों में बहुत चेंजेस आया। मेरे पापा को कंधे पे उठाया गया था, मध्य प्रदेश की जीके की बुक में नाम आता है, पीएससी के क्वेश्चन में नाम आता है, भारत की मध्य प्रदेश की कैबिनेट में सम्मान हुआ। उसके बाद जो फर्क पड़ा, जब बच्चियों के बड़े बड़े मैसेजेस आते हैं, कॉल आते हैं कि हमारे पिताजी बोलते हैं कि दीदी तुमने ऐसा करो तो हम भी ऐसा करेंगे। उन्हें शेयर करने के लिए भेजते हैं, उनको उनके पसंदीदा सब्जेक्ट सुनने के लिए भेजते हैं, उन्हें स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाते हैं, बच्चों पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। मेरे लिए असली सक्सेस वह है जो इतनी सारी बच्चियों को आज़ादी के रूप में अवसर मिल रहे हैं, क्योंकि वही तो इम्पोर्टेंट है ना। आप विश्वास करो तभी तो वो अपनी प्रतिभा को निखार पाएंगे। बिल्कुल सही बोला आपने, और सीरियसली सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि आपकी वजह से कितनी सारी लड़कियों के जीवन में चेंज आया। और मुझे तो ऐसा फील होता है मेघा, जब आपको मैसेजेस आते होंगे या कॉल आते होंगे तो सीरियसली आप दिल से खुश होते होंगे। मतलब सीरियसली मतलब आई कैन फील दैट, मैं फील कर सकती हूँ। मैं कभी ना कभी मैंने भी वो फेस की, मतलब उस पड़ाव से गुजरी हूँ, और मुझे पता है किस तरह से अगर आपके एक एक्ट से आप किसी की ज़िंदगी चेंज करते हो ना, तो दिल से वही खुशी मिलती है। मेघा, एक बात बताओ, जब आप माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़े, अपना तिरंगा लहराया वहाँ पे, तो सबसे पहले मन में क्या ख्याल आया, क्या सोच आया? रोम रोम खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले जब आप इंडिया का फ्लैग निकालते तो आप ना, मैं मेघा परमार थी उस समय, ना मैं मध्य प्रदेश की वासी थी। तो समय मैं थी भारत का प्रतिनिधित्व करते, भारत की एक नारी। तो उस समय ऐसा लगता था जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलूं, मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे हूँ, आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, इसके ऊपर या तो आसमान भगवान है। और पिक्चर क्लिक किया, भारत माता की जय बोली। वो ऐसा लगता है सबको बताऊं कि मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे हूँ। इंसान यदि लगातार धीमे 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 चले तो वो कहीं भी पहुंच सकता है, कुछ भी कर सकता है।
बहुत अच्छा, मतलब सोचो आप, आपके बारे में सोच के मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बहुत सारी लड़कियों को अच्छा लग रहा होगा। आप जब वहाँ पहुँचे तो आपको कितना अच्छा फील हो रहा होगा, और स्पेशली आपने देश का नाम जो रोशन किया, मतलब आपने अभी पीछे भी बोला कि जीके की बुक में अब आपका नाम आता है, वो सबसे बड़ी बात है। और वहाँ अपना तिरंगा लहराना जो हम सबकी शान है, जिसके लिए हम मरने और मारने को हो जाते हैं, वो वहाँ जाके फहरा के आना, मैं तो सोच भी नहीं सकती अपने सपने में। मेघा, जब आप एवरेस्ट पर जाने की अनुमति के लिए आपको क्या कुछ राशि का भुगतान भी करना पड़ा था, और उस राशि का कैसे प्रबंध हुआ? क्या वहाँ भी दिक्कतें और परेशानियाँ आपको आई थी? हाँ, क्योंकि माउंट एवरेस्ट के लिए 25 लाख रुपए का अमाउंट लगता है। शेरपा की फीस 4 लाख की होती है। इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली आते हैं, क्योंकि -47 डिग्री टेम्परेचर रहता है। यदि आपको चंद सेकंड की उंगलियां भी निकालनी पड़ेगी तो कट करनी पड़ेगी। तो उस तरह की इक्विपमेंट होते हैं जो हमें थोड़ा सेफ करते हैं। और नेपाल गवर्नमेंट की परमिट फीस भी 7.5 लाख रुपये होती है। तो बहुत बड़ा अमाउंट था मेरे लिए। मैं लोगों के पास जाती थी, मैं बोलती थी आपने सुल्तान मूवी देखी? तो लोग बोलते थे हाँ देखिए। तो मैं बोलती थी जो सुल्तान मूवी में तो कुकर वाला फेमस हो जाता है, उसको वो फेमस वो स्पॉन्सर करता है। मैं माउंट एवरेस्ट जाऊंगी, मैं प्रदेश की पहली लड़की बनूंगी, अभी मेरे साथ फेमस हो जाओगे। कुछ लोग हाँ करते थे, कुछ लोग ना करते थे। बस इससे सीखने को मिला कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, हाँ करेंगे या ना करेंगे। हम करके तो देखे, खोने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। फाइनली मध्य प्रदेश सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी थे, उनकी नजर पड़ी थी ये बच्ची रोज हर जगह परेशान हैरान परेशान दिखती है। मैंने कहा तुम वल्लभ भवन की सीढ़ियां चढ़ रहे हो, तुमको माउंट एवरेस्ट करना है, तैयारी करो। मध्य प्रदेश सरकार तुम्हारा सपोर्ट करेगी। उससे मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। थैंक यू मेघा ये बताने के लिए, क्योंकि एक जो समाज में धारणा है, चाहे वो पुरुषों ने फैलाई हो, चाहे कुछ लोगों ने ही फैलाई हो, कि सरकार सिर्फ अपना मोटिव देखती है, सरकार आगे नहीं आती आम जनता के लिए। और आप बता रहे हो कि सरकार के ही लोगों ने आपकी, मध्य प्रदेश की बेटी की इतनी सहायता की कि आप एक हिस्ट्री क्रिएट कर सको, राइट? तो ये बहुत हाँ, वो तो देखो, वो तो हम सबको पता है, हमको सबको पता है मेघा कि सरकारी काम का मतलब ही है। आप देखो इंडिया में एक मेंटेलिटी भी है मेघा, कि अगर आपको आराम की ज़िंदगी चाहिए तो सरकारी नौकरी प्राप्त करो, राइट? तो वो तो है, बट सुन के 1% तो अच्छा लगता ही है कि सरकार ने आपकी मदद की, ताकि, और स्पेशली इसलिए ताकि हर वो महिला जिसको कहीं भी सरकार से कुछ मदद चाहिए, एटलीस्ट जाके दरवाज़ा खटखटाएगी तो एक बार, 15 बार के बाद, आपकी 50 के बाद हेल्प हुई होगी, शायद अब 30 के बाद, 40 के बाद, कुछ तो थोड़ा बहुत तो टाइम कम होगा, और उसमें कुछ ना कुछ प्रेरणा उन लोगों को मिलेगा। मेघा, एक अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो आपसे है, आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट अपनी लाइफ की हासिल की है, इतने लोगों को की ज़िंदगियों को परिवर्तित किया है, जो आपने खुद अभी अपने पॉडकास्ट में बताया यहाँ पे। आप समाज की उन महिलाओं को जो अपने सपनों को साकार करना चाहती हैं या कोशिश कर रही हैं, या फिर वो लड़कियां जो सपने को अपने दिल में लेके बैठी हुई हैं और हिम्मत नहीं जुटा पाती कि उसको किसी से बताएं या उसको साकार कर सके, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यदि आज माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ती तो मैं अपने गांव में कुछ भी करके कमा के खाती होती। महिला सशक्तिकरण का ये अर्थ कभी नहीं होता। रोडों पे रैलियां निकालने से कभी महिला सशक्त नहीं हो सकती। आप बेटी माँ सारे रूप अदा करो, पर जैसे मैं मेघा परमार हूँ और आप जो हैं वो आपकी आइडेंटिटी, आज आप आइडेंटिटी हो ना, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ भी करो, अपनी पहचान हमेशा जिंदगी भर बना के रखो। दूसरा, तू से तेरी पे बात आती, अपने आत्म सम्मान को हमेशा जिंदा रखना। कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें कुछ बोल सके। पहला कदम ही सुरक्षा है। हम समझ ही नहीं पाते, धीमे धीमे बढ़ावा देते हैं, इसलिए आज के जमाने में महिलाओं पे अत्याचार इतने ज्यादा अत्याचार हो रहे। पहला कदम ही सुरक्षा है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। दूसरा, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, कोई भी क्यों ना हो, वो कुछ भी क्यों ना हो। जब तक आप उसे पा नहीं लो तब तक मत छोड़िएगा। चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थितियां फंसे, आप पक्का हासिल कर लोगी। हर दिन कुछ नया सीखना, नया समझना। कभी भी किसी काम को लेकर मन में दुविधा हो तो याद रखिएगा, ना करके पछताने से बेहतर है करके पछताना। उससे तजुर्बा मिलेगा, आप गलतियां करने से बचोगी, नया हुनर सीखोगी, और इस दुनिया में हो सकता है आप कुछ नया नवाचार करके जाओ।
थैंक यू मेघा। ये जो आपने मैसेज दिया है आज इस पॉडकास्ट के जरिए सारी महिलाओं को, स्पेशली मैं बात करती हूँ उन लड़कियों की जो अभी अभी सपने देखना शुरू किया है जिन्होंने, और जो हिम्मत नहीं जुटा पाती अपने सपनों के बारे में बात करने में। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ मेघा, और आपको ढेर सारा प्यार और ढेर सारी बधाइयाँ, और थैंक यू वेरी मच इस पॉडकास्ट में को ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज इसका सिर्फ एक ही मैं कहूँगी मकसद और विजन है कि देश की हर उस महिला तक आपकी आवाज़ को पहुँचाना, आपकी कहानी को पहुँचाना, ताकि वो आपकी कहानी से प्रेरणा लेकर अपनी कहानी लिख सकें। थैंक यू सो मच मेघा, थैंक यू। तो ये थी मेघा परमार, जिन्होंने अपने सपनों को एक ऊंचाई देने के लिए ना ही अपने परिवार बल्कि पूरे समाज से लड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी जर्नी को इतने आसानी से डिस्कस किया, जैसे कितना आसान रहा होगा उनके लिए माउंट एवरेस्ट चढ़ना। तो मेरा आप सबसे सिर्फ एक ही कहना है कि अगर मेघा कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हो। तो जुड़े रहिए हमारे इस शो हू इज शी से। इस पॉडकास्ट शो के जरिए हम आपके पास ऐसी महिलाओं की कहानियां लेके आएंगे जिससे आप और हम कुछ प्रेरणा ले सकें और अपनी एक अलग कहानी क्रिएट कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।